नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं उमंग भाग 1 कक्षा 9वीं का 8वां पाठ नाना साहब की पुत्री। ठीक है बच्चों, तो इसकी लेखिका है चपला देवी। इनका परिचय हम लोग पढ़ेंगे। चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से वंचित रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस लेसन में बताया गया है नाना साहब की जो पुत्री है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिनका नाम मैना है। प्रस्तावना प्रसंग। रानी गई सिधार, चीता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मीला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। यहाँ पर झांसी की रानी के बारे में कहा गया है ना। वो क्या थी? मनुष्य नहीं थी, वो स्वयं यानी भगवान का रूप थी, जो हमें इस आज़ादी के लिए लड़ने के लिए जगाने आई थी। नीचे देखेंगे हम लोग प्रश्न। ऊपर दी हुई पंक्तियों में किसका वर्णन है? अनुमान लगाइए। तो हम देख सकते हैं कि ऊपर दी गई पंक्तियों में क्या है? झांसी लक्ष्मी बाई का वर्णन है। दूसरा प्रश्न, कवयित्री ने रानी के बारे में मनुज नहीं अवतारी थी क्यों कहा है? 23 साल की उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करती है। युद्ध में अवतारी इसलिए कहा गया कि राक्षसों को मारने के लिए दुर्गा माँ जिस तरह अवतारी बनती है, उसी तरह लक्ष्मीबाई भी अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अवतारी थी। तीसरा प्रश्न, कुछ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताइए। महात्मा गांधी, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा, वीर कुंवर सिंह, अजीमुल्ला खां आदि। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 57 पर देखेंगे। सन 1857 ईस्वी सन के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि नेताजी धुंधुपंत जब विद्रोही नेता के रूप में आने पकड़े गए तो वो कानपुर से असफल होकर भागने लगे, मगर उन्होंने अपने बेटी को लेना क्या हो गया? भूल गए, साथ में लेना भूल गए। उन्होंने उसे वही छोड़ दिया। देवी मैना मिठूर में पिता के महल में रहती थी। जो ये मैना है, उनकी जो बेटी है उनका नाम है मैना। तो ये अपने पिता के महल में रहती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। मगर जब अंग्रेज़ों ने उस महल पे कब्जा किया तो क्या किया उन्होंने? उस देवी को मीन्स उस मैना को क्या किया? अग्नि में जला दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। मीन्स हम अगर ये पढ़ेंगे तो हमें भी
हमारा मन भी बहुत दुखी होगा कि किस तरीके से मैना को जलाया गया था या उसका अंत किया गया था। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बताया गया है कि कानपुर में जब उन्होंने भीषण हत्याकांड किया उसके बाद यह सैनिकों का दल, अंग्रेज़ी सैनिकों का दल कहाँ गया? बिठूर में गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। वहाँ पर नाना साहब का जो राजमहल था वो लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी। वहाँ पर क्या थी? संपत्ति ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम संपत्ति मीन्स धन उनके हाथ लगा। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया? नाना साहब का जो महल था वो गोलों से क्या किया? तोप के गोलों से भस्म मीन्स खत्म कर दिया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? जब सैनिक उसे यानी उस महल को उड़ाने वाले थे तो तभी वहां पर एक सुंदर सी छोटी सी बालिका आई। उसे देख कर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस बच्ची को देखकर जो अंग्रेज सेनापति था उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, वो चकित हो गया, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं नहीं दिखाई दी थी। क्योंकि जब महल लूटा जा रहा था तो ये जो बालिका थी मैना, वो किसी को भी वहाँ पर दिखाई नहीं दी। वो सडनली कहीं से आकर वहाँ पर खड़ी हो गई। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति के गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती हो। ठीक है बच्चों, ये जो बच्ची है वहाँ पर आकर खड़ी होगी और उसने विनम्र विनती की किससे? सेनापति से कि कृपया आप इस महल को मत ख़त्म कीजिए। और उसका सूरत यानी उसकी जो मुख था करुणा में से दया भरा मुख देखकर सेनापति को भी उस पर दया आ गई और उसने पूछा कि तुम क्या चाहती हो। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया। जो बालिका थी उसे अंग्रेजी आती थी, मैना को अंग्रेजी आती थी, और उसने अंग्रेजी में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? क्या आप इस महल को सेव करेंगे? आप इसकी रक्षा करेंगे? सेनापति ने कहा, क्यों, तुम्हारा इससे क्या उद्देश्य है? सेनापति ने कहा, क्यों, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? उसने कहा, चलिए सेनापति जी, आप ही बताइए कि आप क्यों इसे गिराना चाहते हैं, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? सेनापति, यह मकान विद्रोही के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। ये किसका है? नाना साहब का स्थान था, यहाँ पर वो रहते थे। उन्होंने विद्रोह किया है और ये उनका स्थान है, इसलिए हमारे सरकार ने यानी आदेश दिया है कि इसे गिराया जाए, इसे ख़त्म किया जाए। उस पर बालिका मीन्स मैना कहती है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान में आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। मैं मानती हूँ जिन्होंने आपके विरुद्ध हथियार उठाए उन्होंने गलत किया है ना, मगर इस मकान ने आपके विरुद्ध हथियार तो नहीं उठाए, फिर आप इसे क्यों गिराना चाहते हैं, है ना? मुझे सिर्फ यह जगह बहुत प्रिय है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसकी रक्षा करें, आप इसे न गिराए। ऐसा मैना ने उस सेनापति से कहा। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 58 पर देखेंगे। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। सेनापति को बुरा लगा और उसने कहा कि मेरा यह कर्तव्य है और मुझे इसे पूरा करना ही पड़ेगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं। आप कौन है? उस मैना ने क्या कहा कि मैं आपको जानती हूँ कि आप कौन है, आप जनरल कौन है? है आपकी प्यारी कन्या मेरी, मैं
और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। हाँ, आपकी जो बेटी थी मेरी, वो बहुत अच्छी सहेली थी, हम दोनों में बहुत अच्छे संबंध थे। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी, बहुत सालों तक वह मेरे पास आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी और मुझे बहुत प्रिय थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। उस समय आप भी हमारे घर में आते थे और अपने लड़की को जैसा प्रेम करते आप भी मुझे वैसे ही प्रेम करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। और मैना ने कहा कि मैं आपकी बेटी मेरी की फ्रेंड हूँ, आप भी हमारे घर में आते थे, शायद आप वो सब बातें भूल गए हैं, मगर मेरी के मरने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ है मेरी के गुजरने का, और उसकी जो चिट्ठी है आज तक मेरे पास मैंने संभाल कर रखी है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। क्या हुआ? सेनापति के होश उड़ गए और सेनापति को सब कुछ याद आ गया। उसने कहा, अरे ये तो नाना की कौन है? कन्या है, मुझसे लड़की है, मैना है। सेनापति है कुछ क्षण ठहरकर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। उसने क्या कहा कि हाँ बेटा, मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम मेरी बेटी की सहेली हो, मगर मैं जिस सरकार की नौकरी कर रहा हूँ, अंग्रेज सरकार की, मुझे उनका यानी नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, तो भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे रक्षा कर सकूँ। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां पहुंचे और उन्होंने बिगड़ कर सेनापति से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? क्या हुआ? तभी वहां पर जनरल आउटरम वहां पर पहुंचे और उन्होंने बिगड़ती हुई से गुस्से में आकर उनसे कहा, सेनापति से, कि अभी तक ये महल क्यों नहीं तोपों से उड़ाया गया? सेनापति है ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? उसने कहा कि हाँ, मैं भी इसी चिंता में हूँ। सेनापति हे ने कहा कि मैं भी इसी चिंता में हूँ, क्या मैं आपसे एक निवेदन में से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि नाना साहब का महल बच सकता है क्या? आउटरम ने कहा, गवर्नर जनरल की आज्ञा है। किसकी आज्ञा है? गवर्नर जनरल की आज्ञा है, बिना यह संभव नहीं है, उनकी आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेज़ों का क्रोध, सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। उन्होंने कहा, सेनापति ने कहा, तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर को क्या देना चाहिए? हमें एक तार में से एक लेटर देना चाहिए। आउटरम ने कहा, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? उन्होंने कहा कि आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें ऑर्डर्स है कि हमें इस महल को ख़त्म करना है और नाना की बेटी को पकड़ना है। उसके बाद उन्होंने कहा, सेनापति हैं मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। जो सेनापति हैं वहाँ से चले गए, दुखी होकर चले गए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाए। इसके बाद जनरल आउटर ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ? सेनापति वहाँ से दुखी होकर चले गए और फिर क्या हुआ? जो बाकी सैनिक थे, अंग्रेजी सिपाही थे, सब अंदर घुस गए और उन्होंने नाना की बेटी को ढूंढा, मैना को ढूंढा, मगर वो वहाँ पर नहीं मिली। हर जगह पर ढूंढा मगर वो नहीं मिली। उसी समय शाम के समय लॉर्ड कैनिंग का एक तारा है, मिस लेटर है, उसमें लिखा था कि नाना का स्मृति चिन्ह में से कोई भी याद वाली चीज़ भी वहाँ पर नहीं रहनी चाहिए।
सबको उद्ध्वस्त में से ख़त्म कर देने का ऑर्डर उन्हें आया। उसी क्षण क्रूर जनरल औचम की आज्ञा से नाना साहब ने सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। उसी क्षण क्या हुआ, क्रूर मीन्स बहुत ही गुस्सेल जो थे, औटरम की आज्ञा से क्या हो गया, नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर, जो मंदिर है सुविशाल राज मंदिर जो है, उस पर क्या हो गया, तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। घंटे भर में क्या हो गया, जो महल था पूरा उद्ध्वस्त हो गया और वो मिट्टी में मिला दिया, में से ख़त्म कर दिया गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद पेज नंबर 59 पर हम देखेंगे। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सके जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। ठीक है बच्चों, तो जो सुप्रसिद्ध टाइम्स बोलकर एक पत्र था उसमें छपा था कि बड़े दुख की बात है कि भारत सरकार अभी तक किसे नाना को पकड़ नहीं पाई है, मगर यह सब जारी रहेगा, उनकी तलाश जारी रहेंगी और हम कभी भी बदला लेना नहीं भूलेंगे। उसी तरह क्या हुआ, पार्लियामेंट में यानी हे की बहुत यानी सेनापति हे की बहुत यानी क्या होगी, मजाक उड़ाया गया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, उनकी बेटी पर थोड़ी दया दिखानी चाहिए, ऐसा उन्होंने लेटर लिखा था। तो उस लेटर का सबने बहुत ही मजाक उड़ाया। हे के लिए निश्चय कि यह कलंक की बात है, जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा। और ये क्या बताया गया है कि उनके लिए बहुत ही क्या है, कलंक की बात है, मगर उन्होंने हृदय से सोचा था और वो उनके लिए क्षमा यानी मांग रहे थे। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। लोगों ने इसका गलत मतलब लिया, सब लोग बात करने लगे कि महाराष्ट्र से यानी नाना की पुत्री से इनका क्या है, प्रेम चल रहा है, इसलिए उन्होंने उसके लिए इतना यानी क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि उसे माफ़ किया जाए। सब लोगों ने हे का बहुत मजाक उड़ाया और उनके बारे में गलत गलत बात की, और यानी प्रेम संबंध है, ऐसा है वैसा है, उनके बारे में बहुत बातें हुई। ठीक है बच्चों, तो कई लोग ऐसा ही कहते हैं कि वो जो लड़की है जिनसे इनका प्रेम संबंध है, इसके सामने यानी उनके सामने लाकर, हे के सामने लाकर उसे जलाया जाए या मारा जाए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। ठीक है बच्चों, आधी रात में क्या हुआ, एक लड़की आकर वहाँ पर, कहाँ पर, नाना साहब के भग्नावशिष्ट पर रो रही थी, मीन्स जो महल टूट गया था उस पर रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी, बाहरी क्या थी, पूरे अंग्रेज़ों की सेना खड़ी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर यहाँ आ गए और लोगों ने यानी जो सैनिक थे उन्होंने उनकी उस बालिका की आवाज़ सुनी थी और वो रोना सुनकर वहाँ पर आ गए थे। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देती थी। बालिका जो थी वो सिर्फ रोते ही जा रही थी, वो सैनिक जो भी क्वेश्चंस पूछे थे उसका आंसर वो बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल औटरम भी वहाँ पहुँच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओहो यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने
आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। ठीक है बच्चों, वो जो लड़की थी वो रोते जा रही थी। वहाँ पर सब सैनिक आ गए और जो क्रूर औटरम था वो भी आ गया। और उसने क्या किया, उसने पहचान दिया कि ये कौन है, नाना की लड़की है मैना। और उसने कहा आगे बढ़कर कि तुम्हें अंग्रेज सरकार का हुक्म है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाए, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। मैना ने कहा, उनका फेस देखते हुए उससे कहा, आर्त स्वर में मीन्स कृपा स्वर में उससे कहा कि आप मुझे सिर्फ थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं यहाँ पर आज आखिरी बार जी भरकर रो लूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। मगर जो जनरल था वो बहुत क्रूर था, है ना, और उसने उसकी इच्छा भी पूरी नहीं होने दी, उसने उसकी इच्छा नहीं मानी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी। उसी समय क्या हो गया, उसे हथकड़ी पहनाई दी गई और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई और उसे कानपुर के किले में बंद कर दिया, कैदी कर दिया। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास वेत्ता महादेव चिटनीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। एक न्यूज़पेपर था, फिर से महादेव चिटनीस के बाखर पत्र में छपा कि कल कानपुर में क्या हो गया, एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना को क्या हो गया, धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। उनकी जो बेटी थी नाना साहब की, उसे जलाकर भस्म कर दिया गया था कानपुर के महल में। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। जब उसे जलाया जा रहा था तो वो बहुत ही शांत थी और सरल मूर्ति की अनुपमा मीन्स एक देवी की मूर्ति के जैसे सरल शांति से वो खड़ी थी धकधकती आग में, और उसे देखकर लोग उसे देवी समझकर उसे प्रणाम करने लगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही अच्छा लेसन दिया गया है। हमारे देश को यानी स्वतंत्रता दिलाने के लिए लोगों ने यानी कितनी मेहनत की है ना। ऐसे कितने ही क्रांतिकारी होंगे जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको इस पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा ये दिल को छूने वाला लगा होगा। धन्यवाद बच्चों।